जय श्री श्याम बच्चों, मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल और इंडियन क्लासेस में आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बेटा, हम इन दिनों अपनी क्लासेस में लगातार कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज की क्लास में हम पढ़ते हैं पोलियो। पोलियो नाम शायद कोई भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं सुना हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट द्वारा जो पल्स पोलियो अभियान प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है, तो ये पोलियो की पहुंच, पल्स पोलियो की पहुंच या पल्स पोलियो के नाम की पहुंच जन जन तक है। जन जन जानता है कि पोलियो क्या होता है, पल्स पोलियो अभियान क्यों चलाया जाता है। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं बच्चों पोलियो के बारे में। पोलियो क्या होता है बच्चों? तो पोलियो एक अपंग करने वाली बीमारी है, हैंडीकैप्ड करने वाली बीमारी है, जो पोलियो वायरस नामक वायरस के कारण होती है। पोलियो एक वायरस जनित रोग है जो पोलियो वायरस नामक वायरस के कारण होती है। इस वायरस में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की क्षमता होती है, तभी तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। इस वायरस में क्या है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जिससे ये बीमारी संक्रामक हो जाती है। और पोलियो भी, जैसे कि हमने पिछली क्लास में कौन सी बीमारी के बारे में पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने टेटनस के बारे में पढ़ा था, पर्टुसिस के बारे में पढ़ा था। ये सब बीमारियां, संक्रामक रोग किसको इफेक्ट करती है? सबसे ज्यादा आपके तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करती हैं। उसी प्रकार पोलियो भी सर्वाधिक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो वायरस संक्रमित व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर हमला करता है। पोलियो वायरस जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसकी रीढ़ की हड्डी पे और उसके मस्तिष्क पर हमला करता है। बेटा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जब पोलियो वायरस किसी भी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी और उसके मस्तिष्क पर हमला करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? लकवा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। व्यक्ति शरीर के कुछ हिस्सों को हिलाने में असमर्थ हो जाता है और कुछ मामलों में पोलियो संक्रमण स्थायी हो जाता है, पक्षाघात हो सकता है, परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है। पोलियो की रोकथाम पोलियो वैक्सीन से ही सबसे ज्यादा प्रभावी है। सबसे प्रभावी तरीका पोलियो रोग को रोकने का बेटा पोलियो वैक्सीन ही है। 1953 में पोलियो वैक्सीन के विकास के बाद पोलियो के मामलों में अप्रत्याशित कमी आई थी। जब पोलियो वैक्सीन आई, उसके बाद में जो पोलियो के मामले हैं वो बहुत ही अप्रत्याशित रूप से घट गए थे बेटा। पोलियो का कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोलियो वायरस टाइप 1, 2, 3 की वजह से होता है। ये फैलने का मार्ग क्या है बेटा? फीको ओरल रूट, मल और मुख मार्ग से ये फैलता है, या दूषित पानी और भोजन के सेवन से फैल सकता है, और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से पोलियो फैल सकता है। जोखिम कारक कौन कौन से हैं? रिस्क फैक्टर पोलियो के, अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया गया, टीकाकरण अभाव है टीकाकरण का, तो उसको पोलियो हो सकता है। अगर खराब स्वास्थ्य है, अगर हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं है, गंदा है व्यक्ति, वो गंदी मिट्टी में खेल रहा है, वहां अगर संक्रमित व्यक्ति ने मल त्याग कर दिया उस मिट्टी में और कहीं ना कहीं उसने अपने हाथों से ओरली उसको इंटेक कर लिया, तो वो पोलियो से संक्रमित हो सकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके, कुपोषण की वजह से भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और संक्रमण अपने शरीर में जल्दी से एंटर कर जाता है, घर कर जाता है बेटा। अगर पोलियो के लक्षणों की बात करें कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं पोलियो वायरस के, तो प्रारंभिक लक्षण, जो स्टार्टिंग के लक्षण है बेटा, बुखार आ सकता है, गले में खराश हो सकती है, सिर दर्द हो सकती है, उल्टी मतली जैसा हो सकता है, थकान हो सकती है और शरीर में दर्द हो सकता है। अगर हम गंभीर लक्षणों की बात करें कि पोलियो के गंभीर लक्षण कौन कौन से हैं, तो पोलियो के गंभीर लक्षण है बेटा, मांसपेशियों में दर्द और अकड़न हो सकती है, गर्दन में जकड़न हो सकती है, तेज सरदर्द जो हेडेक है, वो जो गंभीर लक्षण में उनमें सीवियर हो सकता है। लक्षण जो 10 दिनों तक बने रहते हैं, पोलियो वायरस के लक्षण की हमने बात की, ये लक्षण कम से कम 10 दिनों तक कौन कौन से लक्षण बने रहते हैं बेटा? थकान, बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी, गर्दन दर्द और कठोरता, पीठ दर्द और कठोरता, मांसपेशियों में कमजोरी और कोमलता, हाथ पैर में अकड़न या दर्द। पैरालाइटिक पोलियो होता है बेटा, अचानक हाथ और पैर में कमजोरी फील होती है, पेशेंट को बहुत वीकनेस फील होती है उसके हाथ पैरों में। और फ्लैसिड पैरालिसिस जो
अधिकतर किस में होता है? पैरों में होता है, जिसको बोलते हैं ढीला लकवा। अंग लटक जाते हैं बेटा, इसमें ढीले पड़ जाते हैं अंग। रिफ्लेक्स कम हो जाना, मांसपेशियों का सिकुड़ना, सांस लेने में कठिनाई। अगर गंभीर स्थिति हो जाती है पोलियो अफेक्टेड पेशेंट की, तो उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, कठिनाई होगी। इवन डेथ की संभावना भी हो सकती है, इसमें मृत्यु की संभावना भी हो सकती है। पोलियो के प्रकार, पोलियो को बेटा उसके लक्षणों के आधार पर इन जो मैं आपको बताऊंगी उन प्रकारों में बांटा गया है। जो पहला है वो है लक्षणहीन पोलियो। लक्षणहीन पोलियो मतलब जिसमें पोलियो का कोई लक्षण ना हो और मरीज पोलियो से इफेक्ट हो गया हो। गैर पैरालाइटिक पोलियो, हल्के लक्षण है इसमें पैरालाइसिस का खतरा नहीं होता। पैरालाइटिक पोलियो बेटा स्थायी लकवा, इसमें जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें स्थायी पैरालाइसिस हो जाता है, स्थायी लकवा हो जाता है। और बल्बर पोलियो, इसमें सांस लेने में निगलने में बहुत अधिक समस्या आती है। अगर पोलियो की रोकथाम की बात करें तो एक ही प्रभावी तरीका है, पोलियो होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं बच्चों, एक ही प्रभावी तरीका है पोलियो रोकने का, वो है टीकाकरण। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन और आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है बेटा ये ओरली मुंह द्वारा पिलाई जाती है, और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी जो वैक्सीन है वो इंजेक्टेबल इंजेक्शन के द्वारा बच्चे के शरीर में एंटर की जाती है। भारत में टीकाकरण, भारत में जन्म के तुरंत बाद पोलियो पोरल वैक्सीन की 0 डोज पिलाई जाती है बेटा, ताकि बच्चा दुनिया में आते ही पोलियो से अपनी जंग उसके खिलाफ अपने शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप कर सके। तो जन्म होते ही कौन सी डोज दी जाती है बच्चे को? ओरल पोलियो 0 डोज बोलते हैं इसको। उसके बाद में जब बच्चा 1.5 महीने का होता है, 6 वीक्स का होता है, 10 वीक्स का होता है, 2.5 महीने का होता है, और 14 वीक्स का होता है यानी 3.5 महीने का होता है, तो बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है। 10 सप्ताह पे दूसरी डोज दी जाती है और 14 सप्ताह पे ओपीवी की 3rd डोज दी जाती है। उसके बाद में बेटा जो ओपीवी डोज ओरल पोलियो जो 2 बूंद मुंह के द्वारा दी जाती है 1st डोज, उसके साथ आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी इंजेक्शन के द्वारा 1st डोज इसकी दी जाती है। ओपीवी की 3rd डोज जब दी जाती है उसके साथ आईपीवी की 2nd डोज इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है बेटा। और ओपीवी की बूस्टर डोज पिलाई जाती है, कब पिलाई जाती है? जब बच्चा 1.5 साल का होता है तब पिलाई जाती है, और जब बच्चा 5 साल का होता है तब पिलाई जाती है। डीपीटी के साथ बेटा मुख द्वारा ओरल पोलियो की डोज पिलाई जाती है। अन्य उपाय क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? स्वच्छ पेयजल, साफ पानी पीना, शौचालय का उपयोग करना। अगर मल त्याग बाहर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो संक्रमित व्यक्ति है वो दूसरों को भी संक्रमण पहुंचाने में सफल हो जाता है। हाथ धोने की आदत, अगर बच्चा हैंड वॉश की आदत है उसमें, अगर वो बाहर भी कहीं खेल के आया है आते उसमें हैंड वॉश की आदत है, तो वो संक्रमण, वो इन्फेक्शन, वो वायरस वही हैंड वॉश के द्वारा धुल जाएगा, उसके हाथ क्लीन हो जाएंगे और वो अपने आप को संक्रमित होने से बचा पाएगा। और स्वास्थ्य शिक्षा, अगर लोगों में इसके प्रति जागरूकता है, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड है कि क्या क्या मेजरमेंट करने से हम पोलियो के वायरस को रोक सकते हैं, उसका विनाश कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वह अपने बच्चों को और खुद को इससे बचा सकते हैं। पोलियो की देखभाल और उपचार, क्या केयर है पोलियो का, क्या ट्रीटमेंट है? तो बेटा पोलियो होने के बाद इसका कोई निश्चित इलाज नहीं है, सहायक उपचार है। अगर कोई सिम्टम्स है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर दे सकते हैं, पूर्ण आराम देंगे। दर्द निवारक, अगर कोई इसको पेन है तो उसको पेन किलर देंगे, फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, स्प्लिंट और ब्रेसेस लगा सकते हैं, न्यूट्रिशन डाइट पोषण आहार देंगे उसको, गंभीर मामलों में उसको ऑक्सीजन या वेंटिलेशन की हेल्प भी दे सकते हैं, और पुनर्वास और मानसिक सहयोग करेंगे। अगर किसी को पोलियो हो गया है तो आप उसके लॉस को मिनिमाइज करने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर की फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाएंगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे ताकि उसका और ज्यादा उसकी बॉडी को हानि ना पहुंचे, कहीं ना कहीं जो नुकसान उसको हुआ है वो वहीं तक सीमित रहो, और उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट अगर हो सकता है तो उसके लिए हम उसको पुनर्वास और मानसिक सहयोग उपलब्ध करवाएंगे। भारत में अगर हम पोलियो की वर्तमान स्थिति की बात करें कि वर्तमान में पोलियो की क्या स्थिति है भारत में, तो बच्चों 2014 में WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित
कर दिया गया है। जो अंतिम केस अपने इंडिया में, अपने भारत में आया था पोलियो का, वो 2011 में आया था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब 2011 में अंतिम केस आया था तो ये 2025 का अंत चल रहा है, फिर भी हर साल पोलियो का अभियान क्यों चलाया जाता है सरकार के द्वारा? तो बेटा, पोलियो का अभियान, पोलियो के लिए सतर्कता आवश्यक होती है। क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि अपने देशवासी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करती हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर से पोलियो अगर अंदर आ गया, अपने देश के अंदर कोशिश की, तो अपने बच्चों को संक्रमित ना कर पाए। पड़ोसी देशों में जोखिम है। अपने जो बॉर्डर पे पाकिस्तान वगैरह में बहुत ज्यादा केसेस पाए जाते हैं पोलियो के, तो अपने देश को, अपने देश के बच्चों को उससे सुरक्षित करने के लिए यह अभियान पोलियो मुक्त होने के बाद भी कंटिन्यू चल रहा है और सतत निगरानी जारी है, सर्विलेंस कंटिन्यू जारी है। अपने देश को इस बीमारी से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन कहीं दोबारा ये बीमारी अपने देश में एंटर ना कर ले, इसलिए पल्स पोलियो अभियान कंटिन्यू जारी है। अगर पल्स पोलियो कार्यक्रम की बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए कि अपने देश में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब चालू हुआ था बेटा? तो भारत सरकार द्वारा 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या है पल्स पोलियो कार्यक्रम का? क्यों चलाया जाता है? लाखों अरबों पैसे खर्च करती है गवर्नमेंट और हमें ये मुफ्त में सुविधा, हर भारतवासी के बच्चे को ये सुविधा मिल रही है। तो उसका उद्देश्य क्या है सरकार का? तो बेटा, उसका उद्देश्य है कि 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से सुरक्षा। और क्या नारा है पोलियो का बच्चों? सबको पता है, जन जन को पता है, 2 बूंद जिंदगी की। अगर हम मुख्य विशेषताएं हैं पल्स पोलियो अभियान की, तो बेटा क्या है मुख्य विशेषताएं? मुख्य विशेषताएं हैं कि 5 वर्ष से कम सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पहले से टीका लगे बच्चों को भी, अगर पहले से उसने पोलियो की वैक्सीन पी ली है, उसको भी अभियान के दौरान दोबारा वैक्सीन पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के दिन भी पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। घर जाकर पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी बच्चे को। जब पल्स पोलियो अभियान चलता है तो एक दिन बेटा बूथ का होता है इसमें, बाकी जो 3 दिन होते हैं, जैसे रूरल एरिया में 2 दिन और शहर में 3 दिन, उनमें घर घर जाके, और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि कोई बच्चा छूट ना जाए। इसका क्या उद्देश्य होता है? जो आपके बूथ पर, पोलियो बूथ पर नहीं आ पाया, प्रत्येक बच्चे की पहुंच तक पोलियो वैक्सीन हो और अपने बच्चे इस संक्रमण से सुरक्षित हों, तो उसके लिए घर घर जाके अभियान चलाया जाता है। जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं प्रत्येक घर में जाके पूरा डाटा लेते हैं कि 5 वर्ष तक का कहीं कोई बच्चा तो नहीं है, कहीं कोई बाहर से तो नहीं आया हुआ, तो सभी बच्चों को पोलियो से मुक्ति के लिए यह 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है। झुग्गी झोपड़ी प्रवासी दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें जो लोग इलिटरेट हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या जो दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, जिनका बूथ पे आना पॉसिबल नहीं, उनकी पहुंच तक वैक्सीन पहुंच सके, उसके लिए अभियान चलाया जाता है। पोलियो वैक्सीन के प्रकार कौन कौन से बेटा? पोलियो वैक्सीन पहले ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद जिंदगी की मुंह द्वारा ही पिलाई जाती थी। तो एक तो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, इसे मुंह से बूंदों के रूप में दिया जाता है बच्चों। इसे सभी वैक्सीन भी कहते हैं और इसमें कमजोर लाइव एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस होता है। इसमें देखिए जो पोलियो के वायरस होते हैं वो लाइव होते हैं। दूसरी जो पोलियो का प्रकार है, पोलियो वैक्सीन का प्रकार है बेटा, वो होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको IPV बोलते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कितने वीक्स पे पिलाया जाता। जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है वो कब दी जाती है बेटा? बताइए जरा आप, कब दी जाती है? ये बेटा 6 वीक्स पे फर्स्ट डोज लगती है इसकी और 14 वीक्स पे इसकी सेकेंड डोज लगती है। इसे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, जैसे कि BCG का टीका दिया जाता है लेफ्ट हैंड पे, सेम उसी प्रकार से त्वचा में इसका टीका दिया जाता है राइट हैंड पे बेटा। और इसे सॉल्ट वैक्सीन भी कहते हैं। इसमें किल्ड पोलियो वायरस होता है। OPV में लाइव पोलियो वायरस होता है जो 2 बूंद मुंह के द्वारा पिलाया जाता है। इसमें बेटा किल्ड पोलियो वायरस होता है जो इंजेक्शन के द्वारा बच्चे की बॉडी में एंटर किया जाता है। पोलियो वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन का महत्व क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पल्स पोलियो या पोलियो के बारे में पढ़ रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोल्ड चेन कैसे मेंटेन हो, कोल्ड चेन क्या होती है पोलियो के
वैक्सीन से रिगार्डिंग उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पोलियो वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन का क्या महत्व है बच्चों? पोलियो वैक्सीन गर्मी के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है ये। तापमान बिगड़ने पर वैक्सीन अप्रभावी हो जाती है, उसका कोई यूज, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। सही कोल्ड चेन से टीकाकरण सफल होता है। जो पर्पस होता है, जो मकसद होता है पोलियो वैक्सीन पिलाने का, अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा, कोल्ड चेन मेंटेन होगी, तो हमारा जो उद्देश्य है वो हम पूर्ण कर सकते हैं। पोलियो वैक्सीन का सुरक्षित तापमान क्या होता है बच्चों? तो जो ओपीवी की वैक्सीन है उसका जो टेम्परेचर होता है पोलियो वायल का, वो होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। और दीर्घकालीन भंडारण में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखा जाता है। लॉन्ग टर्म अगर इसको सुरक्षित रखना है तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखा जाता है। अगर हम बात करें आईपीवी की, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की, तो इसका +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। इसको जमाना नहीं है बेटा, जो आईपीवी है इसको जमाना नहीं है, तभी इसका टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 सेंटीग्रेड डिग्री है। इसके अंदर पोलियो वैक्सीन के अंदर, पोलियो वायल के अंदर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको वीवीएम बोलते हैं बेटा, वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये वीवीएम की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि ये वैक्सीन आगे उपयोगी है या नहीं है, क्या हम इसको काम में ले सकते हैं या नहीं काम में ले सकते। वैक्सीन शीशी पर लगा रंगीन संकेतक क्या है बेटा? ये इंडिकेटर है, संकेतक है। देखिए ऐसा आता है ये वैक्सीन के ऊपर। और जब ये हीट एक्सपोजर से अगर वैक्सीन खराब हो जाती है, काम में लेने लायक नहीं बचती, तो इसका कलर ऐसा हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। इसकी 4 स्टेजेस होते हैं। एक तो इसका कलर बाहरी जो आउटर राउंड है उससे एकदम व्हाइट होता है, तो ये काम में ले सकते हैं। एक इस जो बाहरी कलर है इसका राउंड का, ये कलर है बाहरी, इससे अगर ये थोड़ा लाइट शेड में होता है तो इसको काम में ले लेते हैं बेटा। 3rd स्टेज में इसका कलर बाहरी कलर के बराबर हो जाता है। जो ये चौकोर खाना है इसका कलर इसके बाहरी कलर के बराबर हो जाता है, तो ये अनयूज, इसको काम में नहीं लेना। ये हीट सेंसिटिव, कहीं ना कहीं ये वैक्सीन काम में लेने लायक नहीं बची है। और अगर इस चौकोर का कलर इस सर्कल से डार्क हो जाता है जैसे कि इसमें है, तो इसको काम में नहीं लेना, वैक्सीन खराब हो चुकी है, यूज लायक नहीं बची। रंग गहरे होने का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, वैक्सीन अधिक गर्मी के संपर्क में आ चुकी है और गहरे रंग की वैक्सीन को प्रयोग में नहीं लेना। ओपन वायल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा बाद में चली है, जिससे पहले क्या होता था, वैक्सीनेशन किया, जो वैक्सीन बच गई है वो खराब होती थी बेटा। लेकिन काफी अपने जो साइंटिस्ट है उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि ओपन वायल पॉलिसी का ट्रेंड आया अपनी वैक्सीनेशन में, जिसके तहत क्या होता है, सब पे वीवीएम लगा है। जब तक वीवीएम के आधार पर हम उसको बार बार काम में ले सकते हैं। तो ओपन वायल ओपीवी की वायल खोलने के बाद में कितने दिन तक काम में ले सकते हैं बेटा? उस पर डेट टाइम मेंशन करना पड़ता है। 28 दिन तक उसको उपयोग किया जा सकता है, चाहे वो 3 सत्र में गई हो, चाहे वो 4 सत्र में गई हो। अगर इसका वीवीएम ठीक है, खराब नहीं हुआ है, तो 28 दिन तक, 28 डेज तक ओपीवी की वायल को काम में ले सकते हैं, यदि एक्सपायरिंग डेट सही हो। किसका? वीवीएम से ही मतलब नहीं है। अब पता चला एक्सपायर हो चुकी है, एक्सपायरिंग डेट उसकी निकल चुकी है, उसके बाद में वीवीएम खराब नहीं हो तो उसको काम में नहीं लेना है बेटा। 28 दिन तक उपयोग कब लेना है आपको? अगर एक्सपायरिंग डेट उसकी सही है, अगर वीवीएम उसका सही है और कोल्ड चेन अगर बनी हुई है, तो उसको 28 दिन तक हम काम में ले सकते हैं और वो ओपन वायल पॉलिसी में आएगी। कोल्ड चेन टूटने के क्या दुष्प्रभाव है? अगर कोल्ड चेन टूट गई है तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? वैक्सीन निष्क्रिय हो जाती है, काम में लेने लायक नहीं बचती है, टीकाकरण असफल हो जाता है बेटा, पोलियो पुनः फैलने का खतरा बढ़ जाता है और जन स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि हेल्थ वर्कर की क्या भूमिका है इन सब में। तो हेल्थ वर्कर क्या होगा बेटा? टीका लगाएगा, वैक्सीन पिलाएगा, कोल्ड चेन बनाए रखेगा। एक हेल्थ वर्कर की जिम्मेदारी है कि वैक्सीनेशन के दौरान वह कोल्ड चेन बनाए रखे। जन जागरूकता, लोगों को एजुकेट करेगा, उनको इसके बारे में बताएगा क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ वैक्सीनेशन होगा और अगली बार उसको कब आना है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं नॉर्मल, जिसको
अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनको घबराना नहीं है। इन सब बातों के बारे में जो हेल्थ वर्कर है उनको जागरूक करेगा। तापमान की नियमित निगरानी, कोल्ड चेन टेम्परेचर का एक रजिस्टर मेंटेन होता है हर स्वास्थ्य केंद्र पर। डेली एक स्वास्थ्य कर्मी को सुबह जाते ही उसको टेम्परेचर देख के और नोट डाउन करना पड़ता है। थर्मामीटर का सही उपयोग, जो अपना डीप फ्रीजर होता है, जो अपना ILR होता है, उसके अंदर एक थर्मामीटर आता है, उसको ठीक से उसका सही उपयोग करना, उसको ठीक से रखना, उसका ठीक से रखरखाव करना। वैक्सीन को फ्रिज के सही हिस्से में रखना, सब कुछ प्रॉपर। वैक्सीन का भी बेटा पहले कौन सी वैक्सीन आएगी, उसके नीचे कौन सी वैक्सीन का जमाना है, किस वैक्सीन को डीप फ्रीजर में रखना है, किसको ILR में रखना है, तो फ्रिज को सही हिस्से में रखना पड़ेगा, तभी वो उनका टेम्परेचर मेंटेन होगा, कोल्ड चेन मेंटेन होगी और उनको खराब होने से बचा सकते हैं। वैक्सीन कैरियर में आइस पैक सही तरीके से लगाना, VVM की जांच करना, वैक्सीन वायल मॉनिटर की जांच करना और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक स्वास्थ्य कर्मी की। कितनी वैक्सीन आई, उनका कितना यूज हुआ, उनकी एक्सपायरिंग डेट क्या है, सब कुछ उसको मेंटेन करके रखनी चाहिए। आइस पैक कंडीशनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। जब आइस पैक्स की बात आती है तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आइस पैक कंडीशनिंग क्या है बेटा। तो आइस पैक कंडीशनिंग क्या है बच्चों? आइस पैक कंडीशनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें आइस पैक्स को उपयोग से पहले सही तापमान पर तैयार किया जाता है। आइस पैक जब डीप फ्रीजर से निकाले जाते हैं तो तुरंत ही उनको जो वैक्सीनेशन बॉक्स है उसके अंदर नहीं रखा जाता, उनकी कंडीशनिंग की जाती है। पहले उनको सही तापमान पे लाया जाता है ताकि वैक्सीन को जमने से बचाया जा सके। अगर आपने डीप फ्रीजर में से तुरंत ऐसे कैसे बॉक्स में डाल दी और उसमें वैक्सीन डाल दी तो बहुत चांसेस है कि उस ज्यादा टेम्परेचर ठंड बर्फ की वजह से वैक्सीन भी जम जाए। तो वैक्सीन ना जमे इसके लिए पहले इसको सही तापमान पे लाना पड़ेगा और कोल्ड चेन सुरक्षित बनी रहे। वह प्रक्रिया विशेष रूप से किसमें होती है बेटा? जो IPV की वैक्सीन है, DPT की है, हेपेटाइटिस B की और TT जैसी फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन, जो ज्यादा अगर ठंड में अगर वो जम गई तो वो खराब हो जाएंगी, तो उनको बचाने के लिए जरूरी है कि कंडीशनिंग की आइस पैक कंडीशनिंग जरूर करें। आइस पैक कंडीशनिंग की आवश्यकता अत्यधिक ठंड से वैक्सीन जम सकती है, जमी हुई वैक्सीन अप्रभावी हो जाती है। जिन वैक्सीन को ज्यादा ठंड में नहीं रखना है, जमी हुई, वो क्या होंगे बेटा? यूजलेस हो जाएंगी, अप्रभावी हो जाएंगी। उनका बच्चे को आप इंजेक्शन टीका लगा भी दोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों? उसका रिजल्ट होगा 0। सही कंडीशनिंग से वैक्सीन की शक्ति बनी रहती है। अगर सही कंडीशनिंग, सही टेम्परेचर होगा तो वैक्सीन की स्थिति की उसकी जो शक्ति है वो बनी रहेगी और सुरक्षित टीकाकरण सुनिश्चित होगा। अगर आइस पैक्स के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आइस पैक कंडीशनिंग होती कैसे है बेटा? तो जो स्टेप 1 है उसमें क्या होगा? आइस पैक को फ्रीजर से निकालें, आइस पैक को डीप फ्रीजर से बाहर निकालें जो सामान्यतः -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमे हुए हैं। डीप फ्रीजर से आइस पैक्स को -20 डिग्री सेंटीग्रेड से निकाल के बाहर रखना है। स्टेप 2 आएगा इसमें, पसीना आने तक प्रतीक्षा करें। पसीने कैसे आएंगे? जब आप उसको रूम टेम्परेचर पर आइस पैक को बाहर निकालेंगे तो उसके बाहर पानी की बूंदें आ जाएंगी। आइस पैक को कमरे के तापमान पर रखें। जब बाहर पानी की बूंदें दिखने लगे, स्वेटिंग दिखने लगे, तब कंडीशनिंग हुई मानी जा सकती है। आइस पैक्स में से थोड़ी थोड़ी ऐसी पानी की आवाजें आएंगी, उस पे जो पानी की बूंदें आ जाएंगी तो उस स्थिति को आप कंडीशनिंग मान सकते हो। हिलाकर जांच करें, आइस पैक को हिलाएं। यदि अंदर बर्फ हल्की आवाज करे और पूरी तरह सख्त ना हो तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? आइस पैक सही कंडीशन हो गया है। उसके बाद में चौथा स्टेप है कि आप उसको वैक्सीन कैरियर में रखें। आइस पैक को वैक्सीन कैरियर के चारों तरफ लगाएं, बीच में वैक्सीन रखें। जो वैक्सीन कैरियर है उसमें बेटा चारों तरफ इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड और इधर की साइड लगाएंगे और बीच में क्या रखेंगे? बीच में वैक्सीन रखेंगे, वैक्सीन रखेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको बेटा बताया पोलियो क्या होता है, पल्स पोलियो अभियान अपने देश में कब लॉन्च हुआ था। 2011 में जब अपना भारत वर्ष पोलियो मुक्त हो गया तो सरकार द्वारा यह अभियान 2025 यानी आज तक क्यों चलाया जा रहा है। और बेटा इसमें कंडीशनिंग क्या होती है, कैसे कोल्ड चेन मेंटेन होती है, हर चीज के बारे में मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। आई होप
आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, मैंने जो पढ़ाया वो समझ आया होगा बेटा। इन्हीं क्लियरेंस के लिए, इन्हीं टॉपिक्स को समझने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए मेरी क्लास के साथ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। लगे रहें अपनी तैयारी में। बाय बाय।